हमने एक कहानी शुरू की थी, आपको याद हो तो। उस कहानी में हमने कुछ धातु लाए थे, कुछ अधातु लाए थे, कुछ चीज़ें हुई थी हमारे, कुछ अपवाद आए थे, कुछ विलेन आए थे, कुछ हीरो आए थे, है ना? कहानी में कहाँ तक पहुँचे थे? धातु और अधातु नाम की हमारी एक कहानी थी, तो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? शुरू करते हैं। कहानी को हमने चैप्टर्स देखा था, चैप्टर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, है ना? धातु देख ली थी, अधातु देख लिए थे, उसके कुछ गुणधर्म देख लिए थे, भौतिक देख लिए थे, रासायनिक देख लिए थे, है ना? उसके बाद में एनोडीकरण की प्रोसेस हो गई थी, फिर हमने कल की क्लास में संयोजकता ढंग से देख ली थी, सक्रियता श्रेणी देख ली थी, है ना? तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया। सबसे लास्ट में हम एक है ना क्विक रिकैप कर लेंगे ना? तो आप डरने की बात नहीं है कि अगली वाली 2 क्लासेस में तो कुछ समझ नहीं आया मैम या फिर कुछ भूल गए हम तो आज उसका एक क्विक रिकैप भी कर लेंगे। और हाँ, इससे पहले वाली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना, आज इसका पार्ट 3 है ना? ओके? हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या है आज की इस कहानी में, क्या खिचड़ी पक रही है, धातुएँ होती हैं, उसका निष्कर्षण किया जाता है ना? धातुएँ जो होती है ना वो 2 तरीके की होती हैं। जिसमें कि 2 मतलब धातुएँ जो होती हैं, उनको अलग-अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है? उसको निष्कर्षण किया जाता है जिसमें धातुओं की प्राप्ति जो होती है वो 3 शब्द यहाँ पे सुनने को आएँगे। एक होता है खनिज, दूसरा होता है अयस्क और तीसरा होता है धातु। खनिज, खनिज से अयस्क, अयस्क से हम आते हैं धातु। ओके? ऐसे ऐसे अयस्क जो कि किस पे मिलते हैं, ऐसे जो खोद के निकाले जाते हैं ना, जो हमने बचपन में परिभाषा पढ़ी थी 6, 7, 8 हाँ? खोद के निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, तो वही चीज़ जो है वो भू-पर्पटी पे हमें जो मिलता है, वो खनिज कहलाता है। और उस खनिज में से कुछ ऐसे जो होते हैं लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे धातु मिल जाती है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसे? अयस्क बोला जाता है। और उन अयस्क से हम सांद्रित करके क्या निकालते हैं? धातु निकालते हैं। ओके, यहाँ तक आया समझ में? तो 2 तरीके से मिलती है, एक भू-पर्पटी पे होती है और एक होती है आपके जल में। भू-पर्पटी पे जैसे को बहुत सारी खदानें आपने अपने आस-पास में देखी होगी, खोद के निकाले गए बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। कहीं पे माइनिंग हो रही होगी, तो वहाँ आप गए होंगे, है ना? कोयले वगैरह भी निकलते हैं आस-पास। तो वो माइन्स में अगर आप कहीं गए होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखी। तो वो होती है भू-पर्पटी पे। और उसके बाद में एक होता है पानी में। पानी में जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, तो सोडियम का क्लोराइड जो है उससे सोडियम मिल जाता है, मैग्नीशियम के क्लोराइड से मैग्नीशियम। बहुत सारे लवणस होते हैं, उनमें भी धातुएँ छुपी होती है, तो उससे धातु को हम निष्कासित करते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ आता है कि हमने धातुओं को निकाला, है ना? तो ये 3 तरीके से है, भू-पर्पटी में दी जाती है, खनिज कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है? जिस खनिज को धातु से निकाला जाता है, उसे लाभदायक होता है, उसे कहा जाता है अयस्क या ओर कहा जाता है, ओके? उसके बाद में जब हमें अयस्क मिल गया, तो उस अयस्क को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ओके? 3 कैटेगरी में हमने जब डिवाइड कर दिया उसको, तो उसके बाद में हम उसको अलग करने की जो है प्रक्रिया उसको देखेंगे, ठीक है? तीनों कैटेगरी में अलग-अलग तरीके की होती है। हमने कल सक्रियता श्रेणी डिसाइड की थी डिस्कस किया था इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कि सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें सबसे ऊपर होती है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। और उसके बाद में बीच में क्या होता है हमारे जिंक, आयरन, लेड ये सारी की सारी चीज़ें बीच में होती हैं और हाँ, बिल्कुल सही सबसे लास्ट में हमने देखा था अ, कॉपर ऑरम और ये सिल्वर, ठीक है? सिल्वर के बारे में हमने देखा था जो कि बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते हैं, ओके? तो जो सबसे ऊपर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं, जो हाइली रिएक्टिव होते हैं, उनको हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद में जो सक्रियता श्रेणी में बीच में आते हैं, जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, उनके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क से हम क्या करते हैं कार्बन द्वारा अपचयित करके धातु को निकालते हैं, ओके? उसके बाद में निम्न अभिक्रियाशील जो होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं, मैंने बताया था जैसे चांदी जो होता है वो बहुत कम बिल्कुल रिएक्शन नहीं
सकता है। सोना जो है वो भी बिल्कुल रिएक्शन है ना? तो इस तरीके से ये जो है इन्हें बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है धातुओं को, है ना? आया समझ? फिर एक शब्द आता है अयस्कों का सांद्रण, इसको आप सांद्रण लिखना, क्या लिखना? सांद्रण। तो यहाँ हम कुछ देखते हैं कि अयस्कों का जब सांद्रण होता है, तो मिट्टी या रेत से जो अशुद्धियाँ निकाली जाती है, उसे कहा जाता है। अयस्कों में से जो अशुद्धियाँ होती हैं, उसे अलग करने की प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे? गैंग बोलोगे। क्या बोलोगे? गैंग, ओके? तो गैंग को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है अयस्कों का सांद्रण, ओके? तो हमने अभी डिस्कस किया जो सबसे ऊपर आती है उन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करते हैं, सबसे बीच में आती है उन्हें कार्बन का रिडक्शन करके अलग करते हैं, उसके बाद में सबसे नीचे आती है सक्रियता श्रेणी में उन्हें फ्री स्टेट में होती है तो आसानी से गर्म करके हम अलग कर सकते हैं। आया समझ यहाँ तक? उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं एक-एक चीज़ को बड़ा ढंग से समझते हैं, है ना? कि सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आती है, सबसे पहले जो ईज़ी है वो देखते हैं, ओके? तो नीचे आती है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाए? तो उसका निष्कर्षण कुछ इस तरीके से किया जाता है कि अम, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उसके बाद में मरकरी हो गया, उसके बाद में सोना हो गया, ये सारे के सारे आपके सबसे नीचे आते हैं। तो इनको ओनली क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा इसको हीट करेंगे तो उसके बाद में ये क्या हो जाएगी? निकल जाएगा। अयस्क प्राप्त हो जाएगा। ये देखो आपके अच्छे-अच्छे डायग्राम्स भी दे रखे हैं, ठीक है? आपके लिए ही बनाए ये सारे डायग्राम। फिर ये सल्फाइड अयस्क हो गया, उसको भर्जन दे दिया हमने यानी कि रोस्टिंग कर दी यानी कि टेम्परेचर दे दिया, तो हमें क्या मिला? धातु ऑक्साइड मिला, ओके? क्या मिला? धातु ऑक्साइड मिला। देन हमें धातु ऑक्साइड से क्या प्राप्त हुआ? धातु प्राप्त हुआ। आया समझ? तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये आप याद रखना, गर्म करने से धातु ऑक्साइड मिलता है, धातु ऑक्साइड से फर्दर उसको गर्म करते हैं, तो फिर क्या मिलता है? धातु मिलता है, ओके? तो पारे का निष्कर्षण भी हमने कुछ इस तरीके से किया, सीने बार पारे का एक अयस्क होता है, कैसा अयस्क होता है? सल्फाइड अयस्क होता है। तो सीने बार को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 2 तरीके से गर्म किया जाता है, एक किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दूसरा किया जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ओके? तो जब ऑक्सीजन यानी कि वातावरण में हम किसी को गर्म करेंगे तो उसको बोला जाता है भर्जन। क्या बोला जाता है? भर्जन। आया समझ? और अगर वातावरण के अलावा हम ऑक्सीजन नहीं हटा दें, ठीक है? विदाउट ऑक्सीजन हम किसी को गर्म करते हैं, तो उसको बोला जाता है निष्पादन, ओके? भर्जन का यूज़ हम करते हैं मोस्टली सल्फाइड अयस्कों के लिए और निष्पादन का यूज़ हम मोस्टली करते हैं कार्बन के अयस्कों के लिए, ओके? कार्बाइड अयस्क के लिए। ओके, आया समझ? तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, इसके बाद में हमें क्या मिला? मरकरी का ऑक्साइड मिला और हमने फिर स्टेप 2 में इसको क्या कर दिया? टेम्परेचर दे दिया और हमें ये बढ़िया-बढ़िया सा मरकरी मिल गया, ओके? मरकरी का यूज़ किसमें किया जाता है? आपके जो थर्मामीटर होते हैं ना, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, तो उसमें पहले अभी तो नहीं करते, अभी बहुत कम करते हैं, लेकिन पहले थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ किया जाता था। अभी भी कुछ थर्मामीटर ऐसे होंगे जिसमें मरकरी होगा। जनरली मरकरी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा विषैला होता है। यूज़ तो होता है इसका थर्मामीटर में, लेकिन थर्मामीटर को हम मुँह में डालते हैं, इंडक्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो वहीं पे मतलब क्रैक हो जाता है या कुछ बाई चांस में अगर वो खराब हो जाए या फिर टूट जाए, ठीक है? काँच की होती है तो टूट जाए तो फिर वो मरकरी बाई चांस अगर आपकी मुँह में चला जाए तो उसके बाद में फिर वो विषैला होता है तो फिर आपकी डेथ हो सकती है। तो इस वज़ह से इसको थर्मामीटर में यूज़ नहीं किया जाता है ना? तो टेम्परेचर देने पे फिर हमें शुद्ध मरकरी मिल गया था, ओके? याद रखना है सबसे पहले सिनेबार होता है, सिनेबार से मरकरी ऑक्साइड मिलता है, मरकरी ऑक्साइड से हमें प्योर मरकरी मिलता है, यानी पारा मिलता है, ओके? उसके बाद में तांबे का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है? तांबे का अयस्क होता है कॉपर ग्लास। ये सारे अयस्क के नाम आपको याद रखने हैं। ये काम कॉपर ग्लास तांबे का कैसा अयस्क होता है? सल्फाइड अयस्क होता है। जिसमें सल्फर प्रेज़ेंट होता है वो सल्फाइड अयस्क होता है, जिसमें कार्बोनेट प्रेज़ेंट होता है वो कार्बाइड अयस्क होता है, ओके? तो जो वर्ज़न हो गया, वर्ज़न में ये जैसे कॉपर का सल्फाइड अयस्क है उसको हमने गर्म किया तो क्या मिल गया? कॉपर ऑक्साइड मिल गया, कॉपर ऑक्साइड को हमने फर्दर गर्म कर दिया तो उसके बाद में हमें क्या मिल गया? शुद्ध कॉपर मिल गया। आया समझ में? तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि मैम ये तो बता दिया आपने कि सबसे ऊपर जो आती है धातुएँ वो सॉरी जो सबसे नीचे आती है उनको कैसे किया जाता है, ठीक है?
कैसे उनको निकाला जाता है। तो उसको तो बस कुछ नहीं करना है, बस गर्म करना है, ओके। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस होती हैं, जिसमें आप सल्फाइड अयस्कों की प्रोसेस भी देखोगे, कार्बोनेट अयस्कों की प्रोसेस भी देखोगे। तो ये जो है वो मध्यम श्रेणी में आने वाले तत्वों को अलग किया जाता है, ओके। तो मध्यम श्रेणी में आते कौन-कौन से हैं? इधर बड़े-बड़े से बने हुए जिंक आता है, लोहा आता है, सीसा आता है, ठीक है? लेड आता है, ओके। उसके बाद में इनको अलग किया जाता है सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को। सल्फाइड को अलग करने के लिए भर्जन का यूज़ किया जाता है, ये बता दिया मैंने आपको। कार्बोनेट को अलग करने के लिए निष्पादन का यूज़ किया। आया समझ? उसके बाद में सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अलग किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। सेम वही प्रोसेस है, ZnS है, उसको वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मिलने के बाद में फिर जिंक मिलता है, ठीक है? और ये ZnCO3 है, उसमें भी ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मिलने के बाद में फिर आपको क्या मिलता है? जिंक मिलता है, ठीक है? उसके बाद में ये देखो, ये प्योर जिंक मिल गया यहाँ पे। ये आपके ZnCO3 है, ये ZnCO3 के स्ट्रक्चर भी आप देख लें, है ना? उसके बाद में धातु ऑक्साइड जो हमें अभी तो हमें क्या मिले? धातु ऑक्साइड मिले। अब इन धातु ऑक्साइड से हमें क्या निकाला जाता है? कॉपर सॉरी धातु निकालनी पड़ती है, ओके? तो धातु ऑक्साइड को कार्बन कोक से गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त की क्या की जाती है? शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, ओके। तो यहाँ तक खिचड़ी समझ आ गई, ठीक है? सब कुछ मिक्स तो नहीं हो गया? ठीक है। उसके बाद में जैसे ZnO है, हमें धातु ऑक्साइड मिल गया, इसको कार्बन की उपस्थिति में हमने अगर गर्म कर दिया तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है? रिडक्शन बाय कार्बन, यानी कि कार्बन के द्वारा अपचयन, ओके। तो फिर हमें Zn मिलता है और फिर CO निकलती है। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 चीजें होती है, कार्बन ऑक्साइड तब निकलता है जब पूरी तरीके से बर्न हो चुका हो, है ना? जैसे लकड़ी है वो पूरे तरीके से अगर जल जाए तो ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो हवा में चला जाता है, ओके। अब अगर आधा अधूरा जला है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है CO। क्या होता है? CO। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। तो ये जब लकड़ी कभी-कभी नहीं जल पाती है, फिर वो ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर जमती है ना, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कोक जमता है, ओके। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? 2 तरह की धातुएँ होती है। एक जो होती है वो बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं पावरफुल हूँ। फिर दूसरी बोलती है कि मैं थोड़ी कम पावरफुल हूँ, क्या करूँ? तो वो एक-दूसरे को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विस्थापित। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएँ जो होती हैं वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। जैसे रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, ये आपके अयस्क है। किसका अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है आयरन का, ओके। आयरन के 2 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट होता है और मैग्नेटाइट होता है, ओके। तो ये है आयरन का ऑक्साइड, उसके बाद में एल्यूमीनियम के साथ में इसकी रिएक्शन हो गई। किसने पूछा कि पावरफुल कौन है? तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन निकला फिर हमारे? आयरन भाई साहब सबसे ज्यादा पावरफुल निकल गए, ओके। तो फिर आयरन भाई साहब ने बोला कि मैं अयस्क बनाऊंगा और तू क्या बना दे? स्लग स्लग निकलेगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का स्लग होगा और आयरन, हमें प्योर आयरन प्राप्त हो जाता है। तो आयरन ज्यादा पावरफुल है तो आयरन ने विस्थापित कर दिया, ओके। आया समझ? तो ये विस्थापन की अभिक्रिया कैसे होती है? एक धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर देती है, ठीक है। उसके बाद में फिर धातु का प्योरिफिकेशन किया जाता है, हमें धातु ऑक्साइड मिल गया, फिर धातु भी मिल गई, लेकिन ये धातु हमारे पास में प्योर नहीं है। इसे प्योर फॉर्म में हमें निकालना पड़ेगा, ओके। तो प्योर करने की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि एक लवण होता है, लवण यानी सॉल्ट होता है, सॉल्ट में सॉल्ट किसी भी धातु का होता है। जैसे सोडियम का सॉल्ट अगर मैं पूछूँ तो क्या होता है? NaCl, जो कि आपके नमक घर पे होता है, उसको पानी में मिला दो, मिक्स कर दो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स तैयार हो गया, ओके। जलीय विलयन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम का सॉल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ना? इस तरीके से। तो ये सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बोलते हैं, जलीय विलयन को बोलते हैं। उसके बाद में उसमें 2 रॉड लगा दी जाती है, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड, ठीक है। ये आपके कैथोड तैयार हो गया, यहाँ ये आपके एनोड तैयार। और दोनों को एक पावरफुल चीज के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, वो पावरफुल चीज है करंट। क्या है? करंट। अगर करंट होगी तो फिर बिजली प्रवाहित होगी, और बिजली प्रवाहित होगी तो आयन्स जो हो गए वो अपनी-अपनी ओर खींचेंगे, है ना? और आयनों के प्रवाह से मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में आयनों के प्रवाह से बिजली चलती है। आया समझ?
तो एनोड जो होती है, एनोड पे अशुद्ध धातु प्राप्त होती है, कैथोड पर शुद्ध धातुएँ मिलती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आपके अयस्कों के सांद्रण में जब आप अयस्कों का प्योरिफिकेशन करते हो, जब आप इन ओर्स को प्योर करते हो, तो फिर कैथोड पे क्या जमा होता है? तो कैथोड पे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। एनोड पे क्या जमा होता है? तो एनोड पे अशुद्ध धातुएँ मिलती हैं। अ से एनोड, अ से अशुद्ध धातु। ये याद रख लेना, ओके? तो और जो एनोड पे जो अशुद्ध धातुएँ होती हैं, इन्हें जनरली बोला जाता है एनोड मड, है ना? एनोड पर अशुद्धियाँ जमा होती हैं। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं कि देखो परिभाषा, अशुद्ध धातुओं में से अशुद्धियाँ हटा करके जब शुद्ध किया जाता है, तो इसे कहा जाता है धातु का परिष्करण, ठीक है? उसके बाद में किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। उसके बाद में एनोड जो होता है वो अशुद्ध होता है, कैथोड जो होता है वहाँ पे शुद्ध धातु की पतली पट्टी जमती है। इलेक्ट्रोलाइट उसी धातु का लवण विलयन होता है ना? जैसे सोडियम का लवण विलयन क्या होता है? नमक का पानी, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ओके? उसके बाद में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एनोड एनोड जो है वो घुल जाता है और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है, अशुद्धियाँ एनोड मड कहलाती हैं। ये प्रोसेस किस-किस में काम आती है? सोने, चांदी, आदि में बहुत सारी चीज़ों में ये प्रोसेस जो है वो काम आती है। इसका यूज़ क्या है? शुद्ध धातुएँ प्राप्त हो जाती है, उच्च गुणवत्ता की धातुएँ प्राप्त हो जाती हैं और अधिक शुद्ध और समान गुणवत्ता की मिलती है। नहीं, विद्युत अपघटन के द्वारा गुणवत्ता अच्छी मिल जाती है। ठीक है? यहाँ तक हमने समझ लिया कि हमें प्योर धातु मिल गई। लेकिन ये प्योर धातु मिलने के बाद भी कुछ समय बाद में ऐसा होता है, मैम मेरे पास में बहुत प्योर अच्छा खासा आयरन पड़ा था, ऊपर पड़ा था, घर के छत पर पड़ा था, लेकिन बारिश आ गई, थोड़ी सी नमी आ गई हवा में और थोड़े टाइम बाद में क्या हो गया, रस्ट लग गई, उस पे जंग लग गई। फिर क्या हो गया, अब जंग लग जाने पे क्या हो जाता है, जंग लग जाती है ना, तो फिर पूरा धातु खराब हो जाता है। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिंग। अब इसको सुधारने का या कुछ तो उपाय होगा, देखते हैं क्या होता है ना। तो रस्टिंग क्या होती है? धातु पे जंग लगने की प्रक्रिया को बोलते हैं, ठीक है? कॉरिज़न बोलते हैं इसको। लोहे पर जंग लगती है, देखो, इधर है ना, ये लोहे पर जंग लगती है, ये देखो ब्राउन कलर की लग गई। फिर चाँदी पर काली पड़ जाती है, चाँदी कई बार तो चाँदी भी खराब हो जाती है ना? उसके बाद में तांबे की हरी परत लग जाती है, तांबे पर कुछ हरे-हरे कलर की परत लग जाती है। इस तरीके से ये जंग लग जाती है, ओके? अब इसको जंग लगती है तो किस-किस कारण से लगती है? ऑक्सीजन से, नमी से, अम्लीय वातावरण से और लवण से, है ना? उसके बाद में हानियाँ क्या-क्या हैं? इसकी धातु कमज़ोर हो जाती है, मशीनों में नुकसान कर देती हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, उसमें मशीनें खराब हो जाती है, जिससे कि हमें आर्थिक नुकसान भी हो जाता है, पैसे भी बहुत लग जाते हैं, है ना? तो इसका उपाय क्या-क्या है? पेंट करना चाहिए, ग्रीस लगाना चाहिए, गैल्वेनाइज़ेशन यानी जिंक की परत चढ़ानी चाहिए, विद्युत का लेपन कर सकते हैं आप ऊपर और बहुत सारी एलॉयज़ भी मिलती हैं, यानी कि मिश्र धातुएँ भी होती हैं। ठीक है? ये अलग-अलग ये प्रोसेस यहाँ पे दे रखे हैं। जिंक की परत लगाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइज़ेशन कहलाता है, ओके? विद्युत लेपन हो गया और मिश्र धातुएँ जो होती है, अगर मिश्र धातुएँ हो जाए ना, जैसे कि लोहे में तो जंग नहीं लगती है, लोहे में तो जंग लगती है, लेकिन स्टील में तो नहीं लगती है। स्टील है ना, लोहे का ही एक मिश्र धातु वाला वो है, प्यूरिफिकेशन प्योर रूप है लोहे का, ठीक है? तो स्टील इतना प्योर है तो उसमें तो जंग नहीं लगती है। तो वो किस लिए नहीं लगती? क्योंकि वो मिश्र धातु हमने तैयार कर दी है, ओके? एक अलग तरह का स्टील आता है, स्टेनलेस स्टील, जो आप कमेंट में बताना किस-किस मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है, ओके? ये आपका काम है, आज का होमवर्क है और होमवर्क करके आना है, ओके? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया और इसी के साथ में हमारी ये कहानी हो जाती है कंप्लीट, ओके? और कहानी के साथ-साथ में हमारा ये चैप्टर भी हो जाता है क्लियर। यहाँ तक रस्टिंग का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, कैसे हमने इस 3 पार्ट में इस पूरी कहानी को समझा है ना? हमने देखा धातु देखी, अधातु देखे, धातु और अधातु में उसके बाहरी गुण देखे, आंतरिक गुण देखे, बाहरी गुण का मतलब भौतिक गुणधर्म देखे, आंतरिक गुण का मतलब अंदर वाले गुणधर्म देखे, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हमने देखी इसकी। उसके बाद में हमने इसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ देखी, फिर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें कुछ पार्ट जो है विलेन वाला पार्ट भी आया था, अपवादों वाला पार्ट एक बार मैं वापस डिस्कस करना चाहूँगी, बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो उसमें क्या होता है, सभी धातुएँ जो होती है ठोस होती है, लेकिन मरकरी क्या होती है? द्रव अवस्था में रहती है, मरकरी यानी पारा, ओके?
धातुएँ जो होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन गैलियम और सीज़ियम एक ऐसी धातुएँ होती हैं, जिनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हथेली पे रखते ही पिघल जाते हैं, ओके? धातुएँ जो होती हैं वो अधातुएँ जो होती है उसमें चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसमें चमक होती है ना? इम्पोर्टेंट है इसलिए वापस डिस्कस कर रही हूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है? और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, जैसे लैब में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि सब्जी काटते हैं ना, वैसे सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, है ना? तो आप सोडियम भी देखोगे लैब में। तो ये चीज़ जो होती है और जबकि डिस्कस किया गया था धातुएँ कठोर होती है, उन्हें काटा नहीं जा सकता। सिल्वर चाँदी का ब्रेसलेट है तो मैं उसको गाजर मूली की तरह काट नहीं सकती, है ना? लेकिन सोडियम के साथ में ऐसा होता है, ओके? उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म दिखे थे, धातु अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ में और धातु ऑक्साइड बनाती है, फिर अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं धातुओं की, अम्लों के साथ में अभिक्रिया हो गई थी, फिर हमने देखा कि धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, फिर हमने इसकी सक्रियता श्रेणी के बारे में डिस्कस किया था, ओके? देन हमने क्या डिस्कस किया था, एल्यूमीनियम का एनोडीकरण डिस्कस कर दिया था, सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन जल के साथ में भी ज़्यादा होती है और एयर के साथ में भी बहुत ज़्यादा होती है, ओके? उसके बाद में हमने देखा था अम्लों के साथ में हो गई रिएक्शन, उसके बाद में हुँ, सक्रियता श्रेणी डिस्कस की थी, आयनीकरण प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, आयन्स धातुएँ क्या बनाती है? धन आयन्स और अधातुएँ क्या बनाती है? ऋण आयन्स बनाती है। ये भी चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने बड़े ढंग से समझा था कि ये कौन-सी धातुएँ कैसे धनायन और ऋणायन बनाती है, ठीक है? इनकी संयोजकता पर निर्भर करता है, ओके? उसके बाद में हमने देखा आयनिक गुणधर्म देखे थे, आयनिक गुणधर्म किस तरीके से होते हैं, कैसे वो भंगुर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, चमक वाले होते हैं, है ना? उसके बाद में हमने क्या डिस्कस किया था, आज की क्लास में हमने धातुओं के बारे में देखा, धातुओं में 3 प्रोसेस देखी, सांद्रण कर दिया उसका, धातु ऑक्साइड मिल गया, प्यूरिफिकेशन भी कर दिया। सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले, नीचे आने वाले, मध्यम श्रेणी में आने वाले सारे तत्वों को डिस्कस कर लिया था। वर्जन को क्या करते हैं, वर्जन में सल्फाइड अयस्कों का वर्जन करते हैं, कार्बोनेट अयस्कों का वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, निष्पादन करते हैं, है ना? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर लिया था। हाई अभिक्रिया हाइली रिएक्टिव जो धातुएँ होती है, मेटल होती है, वो जो है वो कम रिएक्टिव मेटल को विस्थापित कर देते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। उसके बाद में प्यूरिफिकेशन में एनोड पे क्या जमता है, अशुद्ध धातु और कैथोड पे क्या जमता है, शुद्ध धातु। उसके बाद में हमने देखा लास्ट टॉपिक रस्टिंग हमारा छोटा-सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में, है ना? इसलिए इस तरीके से हमने इस पूरी कहानी को कंप्लीट कर दिया है। और इसी के बाद आगे मिलते हैं एक नई कहानी और नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।